बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। ये दो टाइप्स आपके हैं इसके आईआर स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट करने के लिए। दो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक को हम नाम देते हैं डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और दूसरे को हम नाम देते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म और एफ टी आई आर स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, फोटो लाइट से मुराद होता है तो ज्यादा बेहतर नाम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही है। जैसे यूवी के लिए भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें यूवी रेडिएशन है। आईआर के लिए भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें आईआर रेडिएशन है। एनएमआर के लिए भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाते हैं क्योंकि उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है। हाँ, मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोफोटो मीटर नहीं हम बोलते हैं ना। ठीक हो। तो उसकी वजह ये है कि उसमें लाइट इन्वॉल्व नहीं होती ना। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जब हम कैलकुलेट करते हैं, मास स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो उसमें चूंकि आपने इंटर में भी पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे हम जो वेपर्स वगैरह होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम आयोनाइज करते हैं और फिर उससे आगे सारा हम डाटा लेते हैं। तो उसमें वो रेडिएशन चूंकि इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर का वर्ड ज्यादा बेहतर होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के। बाकी यूवी आई आर एन एम आर तीनों के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्ड ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि इनकी रेंज जो है ना वो 4000 से 400 तक जो वर्किंग रेंज है आई आर की, वो दोनों में सेम है। चाहे डिस्पर्सिव से करें आप, चाहे एफ टी आई आर से करें, दोनों में आपको स्पेक्ट्रम एक ही रेंज का मिलता है, सेम रेंज का मिलता है। हाँ, इसमें एफ टी आई आर का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो रैपिड है एज कंपेयर टू डिस्पर्सिव, कि उसमें हमें रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल जाते हैं एफ टी आई आर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है बनिस्बत डिस्पर्सिव के। ठीक है जी, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्पर्सिव आई आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, और फिर दूसरे नंबर पे हम एफ टी आई आर जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो है, अच्छा इसमें इस बुक में चूंकि हेडिंग्स हैं आपकी जो है ना वो नहीं दी हुई, तो बहरहाल आप इसको मटेरियल को देख लीजिएगा। इसी से मैंने ये हेडिंग वगैरह कुछ बनाई है, पॉइंट्स जो है ना वो सेपरेट किए हैं। तो मैं हेडिंग्स के पॉइंट बेस पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्सिव आई आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें फर्स्ट हम हेडिंग बनाते हैं रेडिएशन सोर्स की, कि इसमें हम जो रेडिएशन का सोर्स लेते हैं वो अमूमन इलेक्ट्रिकली हीटेड आपके हैं फिलामेंट्स वगैरह, और उनको हीट किया जाता है 1000 से 1800 डिग्री सी तक। फिलामेंट्स कौन से लेते हैं या कौन से लैंप इसमें यूज होते हैं? एक नस्ट फिलामेंट है जो असल में जिरकोनियम, थोरियम या सीरियम के ऑक्साइड से बना हुआ होता है। या इसी तरह ग्लोबर यूज होता है जो सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। जब उसको हम इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तो उसमें से आई आर रेडिएशन जो है वो इवॉल्व होती है, जिसको आगे हम यूज कर सकते हैं। दूसरी हेडिंग हम देते हैं सैंपल एंड रेफरेंस सेल की, कि इसमें जो आपने सैंपल सेल लेना है, जिसके अंदर आपने सैंपल या रेफरेंस लेना है, वो ग्लास या क्वार्ट्ज का नहीं होगा, क्योंकि आईआर की रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूवी में आपको याद होगा हमने उसमें बात की थी कि विजिबल के लिए ग्लास यूज कर सकते हैं, ग्लास जो है वो यूवी के लिए नहीं करेंगे कि यूवी एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, इसी तरह क्वार्ट्ज हमने कहा था वो यूवी के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे दोनों ही माइनस हो जाते हैं, ना ग्लास ना क्वार्ट, दोनों ही हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि आईआर रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी बजाय हम अल्कली मेटल के जो हेलाइड्स हैं, आयनिक कंपाउंड है, उनके जो हेलाइड्स हैं, उनकी पैलेट्स या उनकी प्लेट्स बनी हुई होती हैं, उनको लेके उनके अंदर अपने सैंपल को रख के हम यूज कर रहे होते हैं। तो एक तो वो आपके सैंपल के कंटेनर बहुत अच्छे बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो आईआर में भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करते। जो हमारी नॉर्मल रेंज है, यानी 600 से लेके 500 से लेके ऑनवर्ड जो है, उसमें ये एब्जॉर्प्शन शो नहीं कर रहे होते। कुछ इनकी लिमिटेशन भी है, बहुत ज्यादा लो पे हम जाते हैं तो वहां पे भी इनकी एब्जॉर्प्शन कुछ ना कुछ शो होना शुरू हो जाती है। वो आगे आपका सैंपल प्रिपरेशन में इस बात पे भी डिस्कशन हम करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इतना लिख देते हैं कि भी ये वाले यूज होते हैं।
और उसकी वजह ये है कि वो आईआर में जो नॉर्मल रेंज हमारी वर्किंग की है उसमें ये ट्रांसपेरेंट वो आईआर होते हैं। तीसरी हेडिंग हम बनाते हैं मोनोक्रोमेटर की, क्योंकि रेडिएशन सोर्स से जो रेडिएशन आ रही हैं वो मल्टीपल वेवलेंथ के साथ हैं, वो एक सिंगल रेडिएशन नहीं होती। तो इसलिए फिर मोनोक्रोमेटर हमें यूज करना पड़ता है उस रेडिएशन को सिंगल बनाने के लिए, ताकि आगे जो हम उसको डिटेक्टर के लिए उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाए। अच्छा, इसमें भी दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो मोनोक्रोमेटर शुरू में ही अवेलेबल होता है कि रेडिएशन सोर्स से जैसी रेडिएशन आई वो मोनोक्रोमेटर से पास हुई और उसको सिंगल बना के फिर सैंपल और रेफरेंस से पास करवा के आगे किया जाता है। और कुछ में ऐसा भी है कि पहले सैंपल वगैरह से पास हो गई सारी आ गई, उसके बाद फिर वो मोनोक्रोमेटर से पास होके एक एक करके डिटेक्टर की तरफ भेजी जाती हैं और डिटेक्टर फिर उसको आगे वर्किंग करता है उसके ऊपर। अच्छा, मोनोक्रोमेटर में होता क्या है, जैसे यूवी के अंदर भी आपको याद होगा हमने बात की थी कि प्रिज्म या ग्रेट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वगैरह मौजूद होती है, जो जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशन है उनको सेपरेट करती जाती है और एक वक्त में एक ही रेडिएशन को आगे पास ऑन होने देती है, जो फिर डिटेक्टर तक पहुंचे और डिटेक्टर के लिए उसको डिटेक्ट करना और कंपेयर करना आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर की, कि डिटेक्टर जो है उसके पास जब रेडिएशन पहुंचती हैं तो वो असल में हमारे पास है थर्मोकपल डिटेक्टर। इसकी क्या खूबी होती है कि ये आने वाली रेडिएशन की जो हीट है, इंटेंसिटी ये नहीं है, उसको मेजर करता है। इंटेंसिटी की बेस पे हीट एनर्जी पैदा होती है और वो आगे फिर उसी हीट एनर्जी को जो है वो करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम थर्मोकपल डिटेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है। अब ये जो करंट पैदा होता है उसको फिर एम्पलीफाई किया जाता है। इंटेंसिफाई करने के बाद जो एम्पलीफायर का काम है, उसके बाद फिर वो रिकॉर्डर की तरफ भेजा जाता है। रिकॉर्डर का क्या काम है, उसे स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करना है। वो वेवलेंथ या वेव नंबर ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन नॉर्मली हम जो यूज कर रहे होते हैं उसमें वेव नंबर हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। उसकी रीजन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि चूंकि वो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया लेना वेव नंबर की वैल्यू को देख के उसकी स्ट्रेंथ वगैरह का ये इजी हो जाता है। इसी तरह जो वाई एक्सिस में हम ट्रांसमीटर्स लेते हैं। जो आईआर का ग्राफ होता है, यूवी में आपको याद होगा ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना, ऐसे अब्जॉर्बेंस शो हो रही होती है, ठीक है। और आईआर में ग्राफ जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आगे ऐसे शो कर रहा था, इसको हम ट्रांसमीटर्स का नाम देते हैं। यानी आप इसे ऐसे समझें कि अगर मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम ए का देखते हैं इधर होगा, तो उसके ये देखें ना, जैसे ये, तो ये लाइट यहाँ पे आने का मतलब ये कि 100% ट्रांसमिटेंस है, मतलब ये सारी की सारी जो लाइट है वो सीधी पास हो गई है। और मतलब 100% ही सारी उसमें सैंपल में से गुजर गई है, सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं की है। फिर ये जब बैंड का नीचे आने का मतलब ये वाली जो वेवलेंथ है ये उस सैंपल ने एब्जॉर्प्शन शो की है, ठीक होगा। इसलिए इसकी ट्रांसमिटेंस कम हो गई, एब्जॉर्प्शन की वजह से ट्रांसमिटेंस कम होगी। फिर इस तरह ये वाली वैल्यू एब्जॉर्ब की गई, ये की गई, और फिर यहाँ पे आके फिर दोबारा 100% पे जाने का मतलब कि अब अगली रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की जा रही, ठीक हो। तो ये इसलिए ट्रांसमिटेंस अलोंग वाई एक्सिस है और वेव नंबर हमारा अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है अच्छा, वेव नंबर के बाद नेक्स्ट है कि परसेंटेज ट्रांसमिटर्स हम ले रहे होते हैं, वो किसके बराबर होती है, आई एस डिवाइडेड बाई आई आर इंटू 100। आई एस से मुराद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल, और जो आपका आई आर है उससे मुराद होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेफरेंस साइड। ठीक है, जो बीम आपने पास की है उसकी इंटेंसिटी सैंपल से गुजरते हुए क्या थी और रेफरेंस से गुजरते हुए क्या थी, फिर उसी की रेशियो लेके 100 से हम फिर ये परसेंटेज ट्रांसमिटर्स निकल आते हैं। इस रेशियो का फायदा क्या होता है कि इसमें फिर जो उनमें काउंटर, जैसे रेफरेंस में आपने सॉल्वेंट लिया हुआ वो सैंपल में भी मौजूद है, तो वहां जो उसका फैक्ट है यहाँ भी वो फैक्ट है, ऊपर नीचे होने की वजह से वो कैंसिल होगी। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का फायदा ये होगा, इस रेशियो का फायदा ये होगा कि वो फैक्टर जो मौजूद है वहां पे वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास आगे डिटेक्टर तक जो रिजल्ट पहुंचता है वो सारे का सारा
यानी रिकॉर्डर जो हमें शो करता है वो सारे का सारा जो है वो प्योर सैंपल की वजह से जो ट्रांसमिटेंस होगी सिर्फ वही शो हो रही होती है। सॉल्वेंट या दूसरी एटमॉस्फेरिक गैसेस वगैरह जो है, जो आई आर एक्टिव हैं, उनके जो इफेक्ट हैं वो सारे आपस में खुद ब खुद ही कैंसल आउट हो जाते हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी हमें मिलती है वो 0 से 2000 की रेंज में होती है। और ये इंटेंसिटी कितनी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्केयर ऑफ चेंज इन डायपोल मोमेंट। वो डायपोल मोमेंट यानी उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो जितनी ज्यादा होगी उतनी डायपोल मोमेंट की चेंज भी ज्यादा होगा। और वो फिर आई आर की एब्जॉर्प्शन जो शो करेगा वो भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये जो उसकी एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी है वो चेंज इन डायपोल मोमेंट जो होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा स्पीड से चेंज हो रहा होगा उतनी उसकी एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा होगी। इसका मतलब बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उसकी एब्जॉर्बेंस के चांसेस भी ज्यादा हैं। अच्छा, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कैंसल ड्यू टू रेशियो। जो भी हमने बात की, इन दोनों की रेशियो की फायदा ये है कि सॉल्वेंट या एटमॉस्फेरिक गैसेस के इफेक्ट्स जो है वो आए खुद ब खुद ही कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास उनका जो फाइनल रिजल्ट इफेक्ट है वो नहीं आता। अच्छा, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है वर्किंग की। ठीक है, अब वर्किंग में आपने जो इसका डायग्राम में इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम बनानी है उसी को आपने सारे प्रोसेस को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है, तो ये उसकी वर्किंग हो जाएगी। ठीक होगा। इसमें आप ये नोट्स में से देख लें तो इस पॉइंट में यहाँ पे उसने असल में ज्यादातर ये वर्किंग को ही मेंशन किया हुआ है ना। ये सारा पैराग्राफ वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा है और ये भी सारा वर्किंग को ही यहाँ तक एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसी को आप समराइज कर लेंगे तो ये वर्किंग वाली हेडिंग आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें एक दो टर्म्स आ रही है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये कि ये जो हमें ग्राफ देता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ देता है। यानी एक तरफ फ्रीक्वेंसी होती है वेव नंबर की शक्ल में और एक तरफ हमारे पास परसेंटेज इंटेंसिटी होती है। तो ये जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट इस वक्त लगा हुआ है, ये डायग्राम जो है ये इसकी है डिस्पर्सिव आपके इंस्ट्रूमेंट की है। इसमें इंफ्रारेड एनर्जी जो सोर्स था वहां से रेडिएशन आई, मिरर ने उसके दो डिस्पर्स कर दिया उसको, दो इसीलिए इसको डिस्पर्सिव बोलते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक रेफरेंस सेल से पास हुआ, एक सैंपल सेल से पास हुआ, फिर मिरर्स वगैरह से गुजरने के बाद वो फिर ये बीम चॉपर रास्ते में है मोटर के साथ जो रेफरेंस सेल को रोक देगा तो सैंपल वाली बीम आगे तक पहुंचेगी। फिर वो सैंपल वाले को रोक देगा, उधर से रेफरेंस वाली पहुंचेगी। तो एक वक्त में एक नहीं आना है और आगे रिजल्ट को लेके जाना है। उसके बाद मिरर्स के पास ये स्लिट से एक गई, फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसमें उसने हर एक वेवलेंथ को अलग अलग करके रेडिए डिटेक्टर को एक वक्त में एक ही पहुंचाएगा। ये स्लिट आगे पीछे मूव करती रहेगी, इसके पास एक वक्त में एक ही रेडिएशन जाएगी। तो उस रेडिएशन में बल्कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मूवमेंट ज्यादा होती है कि इसको मूव किया जा रहा होता है ताकि मुख्तलिफ एंगल से ये डिस्पर्शन होती रहे और डिटेक्टर तक सारी की सारी वेवलेंथ बारी बारी पहुंचे। वो फिर आगे करंट पैदा करके एम्पलीफायर कर देता है, एम्पलीफायर उसको रिकॉर्डर को भेज के उसका ग्राफ जो है वो रिकॉर्ड करवा देता है। ठीक हो गई। तो ये उसकी डायग्राम है, इसी सारी चीजों का वर्किंग में बताएंगे तो इसको वर्डिंग में लिख देंगे सारों को, तो ये उसकी वर्किंग बन जाएगी। और ये जो आपके पास फाइनल ग्राफ होता है इसी को हम यहाँ नाम देते हैं ये फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी एक तरफ फ्रीक्वेंसी है और एक तरफ उसकी एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस ली गई होती है। ठीक हो गई। दूसरा हमारे पास था फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर। तो अमूमन दोनों में से एक ही आपका पेपर में सवाल होता है, या वो पूछते हैं या वो पूछते हैं। तो अगर उस एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर का क्वेश्चन हो तो उसमें भी आप इसी तरह हेडिंग्स बना लें। फर्स्ट हेडिंग आपकी यही बनेगी रेडिएशन सोर्स की, वो बिल्कुल सेम उसी तरह है। दूसरी हेडिंग इसकी डिफरेंट है, वो बनेगी इंटरफेरोमीटर की। इसके पास इंटरफेरोमीटर है जिसमें फिक्स्ड मिरर शामिल है, मूविंग मिरर शामिल है और बीम स्प्लिटर शामिल है। ये तीन चीजें मिलके इंटरफेरोग्राम पैदा करती हैं। इंटरफेरोग्राम से क्या मुराद है, आप इसकी ये डायग्राम देखें तो ये आपका वो फिक्स्ड मिरर है। ये रेडिएशन इंफ्रारेड सोर्स से रेडिएशन आई, वो फिक्स्ड मिरर की तरफ एक पार्ट मूव कर गया, एक उसका या मूविंग मिरर की तरफ चला गया। अच्छा, जो फिक्स्ड मिरर की तरफ गया वो टकरा के वापस आ जाना है।
ठीक है, उसका ये पाथ लेंथ, जो पाथ डिस्टेंस है, उसका पाथ लेंथ है वो कांस्टेंट है। लेकिन ये जो मूविंग मिरर है, ये कभी ऊपर मूव किया जा रहा है, कभी नीचे मूव किया जा रहा है, तो इसका पाथ लेंथ कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो वो जब टकरा के फिर वापस आता है और इधर से ये भी वापस आती है, तब ये दोनों बीम्स यहाँ पे इकट्ठी होती है। अब इकट्ठी होने में फिर दो चांसेस हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का जो कॉम्बिनेशन करके एक सिग्नल बनेगा, उसको हम नाम देते हैं इंटरफेरोग्राम का, जो यहाँ से आगे फिर सैंपल सेल की तरफ भेजा जाता है। ठीक हो गई। तो ये पॉइंट इसलिए इसने यहाँ इंटरफेरोमीटर, इस पूरे हिस्से को इंटरफेरोमीटर कहते हैं। और जो इसका सिग्नल जनरेट होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद, उसको हम इंटरफेरोग्राम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सैंपल और रेफरेंस सेल वही है जो हमने उसमें डिस्पर्सिव में डिस्कस किया, ये बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर की। इसमें ये फर्स्ट दो लाइनें तो वैसी ही हैं, ये थर्मोकपल रिकॉर्डर इसमें भी मौजूद है, और करंट एम्पलीफाई करके आगे फिर रिकॉर्डर वगैरह, उसको डिटेक्टर के पास जो आता है करंट पैदा करता है, उसको एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर को भेजा जाता है। अच्छा, ये यहाँ से ये फिर नई इसमें एडिशन है। एक तो ये सिंगल बीम मोड है। वो जो पिछला डिस्पर्सिव था वो डबल बीम था, कि एक वक्त में रेडिएशन को दो हिस्सों में बदल दिया गया, रेफरेंस और सैंपल से पैरेलल बीम जा रही और आगे मूव करके आ रही। लेकिन ये जो है वो सिंगल बीम है, एक वक्त में एक ही या सैंपल से पास होगी, सैंपल को उठा लेंगे, यहीं पे रेफरेंस रख देंगे, फिर रेफरेंस से पास कर रहे होंगे। यानी कंप्यूटर खुद ही दोनों को कंपेयर कर लेगा और फिर आपको रिजल्ट भी दे देता है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल बीम मोड के तौर पे ये काम करता है। पहला जो इंटरफेरोग्राम हम लेते हैं बैकग्राउंड का, यानी पहले सैंपल की बजाय उसका जो सॉल्वेंट है या जो यानी रेफरेंस के तौर पे जो हो गया, उसका पहले हम ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम सैंपल का रखते हैं, और सैंपल से जो वो इंटरफेरोग्राम का सिग्नल पीछे से आया था वो मॉडिफाई हो जाता है जब सैंपल से पास होता है एब्जॉर्प्शन की वजह से, वो फिर डिटेक्टर तक पहुंचता है। ठीक है, और कंप्यूटर फिर कंपेयर करता है दोनों को, जो डिटेक्टर से आ रहा है और जो रेफरेंस से आ रहा है, दोनों को कंपेयर करके वो हमें एक सिग्नल बना के देता है, जिसको हम नाम देते हैं टाइम डोमेन सिग्नल का। टाइम डोमेन का मतलब है कि वो ग्राफ होता है जिसमें वाई एक्सिस पे तो इंटेंसिटी है, लेकिन एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, कि जैसे जैसे वो इंस्ट्रूमेंट का टाइम गुजरता गया रेडिएशन पास होने का, वैसे वैसे इंटेंसिटी में जो चेंजेस आती गई वो उसने नोट करता गया और आपके सामने वो ग्राफ बना दिया। लेकिन अब वो ग्राफ जो आपके सामने आएगा, जैसे यहाँ इसने एक शक्ल इसकी बनाई हुई है, कि सिग्नल कंप्यूटर जो रिसीव करता है वो ये वाला, और रिसीव होना, अब ये एक जो ग्राफ आपके पास, ये इंटेंसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी इंटेंसिटी कभी कम है कभी ज्यादा, जो भी उसमें चेंजेस आ रही है वो दे रहा है। अब हम उसे कहते हैं भी इंटेंसिटी का हमें नहीं गरज, आप हमें बताएं कौन सी वेवलेंथ या कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सी वेव नंबर की रेडिएशन उसने जज़ब की है, और कितनी जज़ब की, हमारा तो ये सवाल है। इसलिए टाइम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी या उससे ताल्लुक है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यानी उसने मैथमेटिकल फार्मूलाई वगैरह लगा के उस टाइम को कन्वर्ट करके लेके आना होता है फ्रीक्वेंसी में या वेव नंबर में, और फिर वही इंटेंसिटी जो टाइम के साथ या वही इंटेंसिटी वेव नंबर के साथ ग्राफ बन के हमारे सामने आ जाती। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम यही है कि वो हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को अलग करे, किस में से, इस टाइम डोमेन सिग्नल में से, और फिर एक नया प्लॉट नया ग्राफ बना के दे। और वो ग्राफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ होगा, मतलब वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी होगी और एक्स एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी की होगी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ग्राफ मिल जाएगा। तो वही हमारे हमें चाहिए होता है, ताकि हमें पता चल सके कि किस एनर्जी के बांड वहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई है। तो ये फाइनल हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाता है। अब वो जो था आपका डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो पहले स्टेप में ये फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ दे देता है, और ये जो है वो पहले टाइम डोमेन और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदल के हमें ग्राफ प्रोड्यूस करके के दे रहा होता है। और दोनों में फर्क कोई नहीं होता है, स्पेक्ट्रम दोनों का सेम ही होता है, नो डिफरेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि FTIR की जो वर्किंग है वो जरा बेहतर है। ये उसने कुछ उसकी खूबियां लिखी हैं, एक तो रैपिड है, फिर एफिशिएंट भी है, फिर हाईली सेंसिटिव है। थोड़ी सी अमाउंट इसके लिए चाहिए होती है, थोड़ी सी अमाउंट से भी ये रिजल्ट निकाल के आपको दे देता है FTIR वाला। ठीक हो गया।
तो ये इसकी मेन हेडिंग्स है। उसके बाद वर्किंग की हेडिंग आपने देनी, वर्किंग में आपने सारे प्रोसेस को एक दफा एक्सप्लेन कर देना है तरतीब के साथ, और लास्ट में आपने उसकी डायग्राम बना देनी है। अच्छा, प्रोसेस में अगर नोट्स में अभी मैं आपको ये हेडिंग्स की बताता जाता हूँ ताकि आप इधर से भी कुछ इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सके। जैसे यहाँ पे दिया था ये, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये कंपेयर किया हुआ है ना, इसकी जर्नल एक ओवरव्यू दिया हुआ है FTIR का ना, उसको आप पढ़ लें एक दफा, उसमें से कोई पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहें तो। ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये असल में हेडिंग आपकी जो ये बनी थी इंटरफेरोमीटर वाली, जिसमें ये तीन चीजें मौजूद हैं, इसको उसने यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक हो गए। उसके बाद हेडिंग हमने जो नेक्स्ट बनी थी डिटेक्टर और रिकॉर्डर वाली, वो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ, ये जो आखिरी दो पैराग्राफ हैं, इसमें डिटेक्टर और रिकॉर्डर की सारी चीजों को एक्सप्लेन किया होगा। ठीक होगा। और प्रोसेस का ओवरऑल क्या है, उसमें आप ये बता देंगे जी कि सोर्स से आती है रेडिएशन, जो बीम स्प्लिटर उसको दो हिस्सों में बदल देता है, एक फिक्स मिरर की तरफ जाती है और एक मूविंग मिरर की तरफ। जब वो मूविंग मिरर से वापस आती है, फिर फिक्स मिरर से भी वापस आती है, तो आपस में इंटरफेरेंस शो करती है। तो पाथ लेंथ के चेंज होने की वजह से, कभी कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास जो सिग्नल बनता है उसे इंटरफेरोग्राम बोलते हैं। वो फिर सैंपल एक दफा रेफरेंस सेल से पास किया जाता है, फिर सैंपल सेल से पास किया जाता है, वो फिर आगे डिटेक्टर तक पहुंचता है। और डिटेक्टर जो है वो उसको फिर उसको नोट करके करंट वगैरह अप्लाई करके कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर उस आने वाला जो सिग्नल है, जो असल में एक टाइम डोमेन से सिग्नल होते हैं, तो टाइम डोमेन ग्राफ को फिर वो FT ट्रांसफॉर्म वाला फिनोमेना लगा के उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलता है, और हमारे पास फाइनल जो स्पेक्ट्रम आता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ ही आ रहा होता है। ठीक हो गए। तो ये ओवरऑल इन दोनों की एक्सप्लेनेशन हो जाती है इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से।